हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम चीन के संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले जो भारत में किस किस व्यक्ति को क्या क्या मौलिक अधिकार मिले हैं, हमारे भारतवासी किन मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में मैंने 2 वीडियोस आप ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं चीन के संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए हैं वह कौन कौन से हैं। आप सभी को पता है कि अगर किसी भी देश में नागरिकों को अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट अधिकार होते हैं जिनको मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार ना मिले तो वह अच्छे से अपने जीवन को यूटिलाइज नहीं कर सकता। सपोज करो कि आपको शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह से अगर हम चीन की बात करें तो चीन भी अन्य लोकतांत्रिक राज्यों की तरह, यानी यह राज्यों का यहाँ क्या मतलब है, देश, तो देश की तरह 1982 में यहाँ पर जो संविधान था जो लागू हुआ अनुच्छेद 33 से 56 तक, इसमें चीनी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए। तो ये मौलिक अधिकार इतने अधिक और व्यापक है जिनका उदाहरण विश्व के शायद किसी संविधान में नहीं मिलता। यानी हम कह सकते हैं कि जो चीन के लोगों को मौलिक अधिकार कर्तव्य दिए गए हैं वो बहुत अधिक हैं और व्यापक हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बिना प्रतिबंध के उनको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला देखते हैं उनका समानता का अधिकार। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में 6 मौलिक अधिकार का लोग यूज करते हैं, 6 मौलिक अधिकार लोगों को मिले हुए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहला जो अधिकार है उन्हें मिला हुआ है वह है उनका समानता का अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार चीनी नागरिकों को जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, वंश आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करने की बात कहकर नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो जिस तरह से भारत में समानता का अधिकार मिला हुआ है उसी तरह से चीन में भी समानता का अधिकार मिला हुआ है। यानी चीनी नागरिक कोई भी जाति को लेकर, कोई भी धर्म को लेकर, कोई भी भाषा को या लैंग्वेज को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। सेकंड अधिकार, मतदान तथा निर्वाचन का अधिकार। 4 दिसंबर 1982 को चीनी संविधान लागू हुआ था। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 34 में जाति, वंश, राष्ट्रीयता, लिंग, भाषा, पंथ, उपासना के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव किए कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु का है उसे वोट देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। और इस धारा में यह व्यवस्था भी की गई है कि इस मौलिक अधिकार का प्रयोग वही चीनी नागरिक कर सकेंगे जिन्हें कानून द्वारा इस अधिकार से वंचित नहीं कर दिया गया है। अगर कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति गलत गतिविधियों में लगे होते हैं तो उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है, यानी चीनी नागरिकों को। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो इनके अधिकार हैं वो 33 से लेकर 56 तक दिए गए हैं। 1 बाय 1 हम इनके सारे अधिकारों को पढ़ेंगे और आप देख ही सकते हो कि कितने व्यापक तौर पर इन्हें अधिकार मिले हुए हैं। नेक्स्ट आता है इनका स्वतंत्रता का अधिकार। तो चीनी नागरिकों को अनुच्छेद 35 के हिसाब से कहीं पर भी संघ बनाने, सभा करने, जुलूस निकालने या समाचार पत्रों के द्वारा अपने विचार प्रकट करने, इन सब के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो चीनी नागरिकों को प्राप्त ये मौलिक अधिकार चीन की राजनीतिक व्यवस्था को दूसरे लोकतांत्रिक देशों के बराबर बना देते हैं, लेकिन चीनी नागरिक इन अधिकारों का खुलकर प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो 1989 में तेकनाम चौक पर विचार, अभिव्यक्ति एवं प्रदर्शन का क्रूरतापूर्ण दमन इसका ज्वलंत प्रमाण है। यानी हम कह सकते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन ये किस लिए है कि जो कम्युनिस्ट समाजवादी व्यवस्था है इसी को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्हें ये अधिकार दिया गया, अदरवाइज उन्हें ये अधिकार उपलब्ध नहीं है।
अब आता है जो उनका नेक्स्ट अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो चीन के संविधान में धारा 36 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी इसमें क्या होता है कि कोई भी नागरिक को वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है या नहीं मान सकता, तो इसकी स्वतंत्रता उन्हें दी गई है। और साथ में नागरिकों को धर्म विरोधी प्रकार का भी अधिकार दिया गया है। यानी यह इसलिए क्योंकि साम्यवादी धर्म विरोधी है। चीन में स्थित कोई भी धार्मिक संस्था किसी विदेशी संस्था के अधीन नहीं हो सकती। यहाँ पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था या नागरिकों के स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। तो यानी आप सभी को पता है कि जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये सारे अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त हैं। अब आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान की धारा 37 से धारा 40 तक किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय के बिना बंदी नहीं बनाया जाएगा। यानी पहले न्यायालय उसे कहेगा कि आप उसे गिरफ्तार कर सकते हो, तभी गिरफ्तार किया जा सकेगा, बाकी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। धारा 38 में नागरिकों के निजी गौरव को भंग नहीं किया जा सकता। जो भी उनकी पर्सनल डिग्निटी है उसको कोई भी नहीं छीन सकता। 39 में नागरिकों के घर की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है और नागरिकों के पत्र व्यवहारिकता की गोपनीयता की व्यवस्था है। लेकिन इस गोपनीयता को केवल तब भंग किया जा सकता है जब कोई मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित से जुड़ा हो, अदरवाइज इसे भंग नहीं किया जा सकता। अब आता है शिकायत करने का अधिकार। तो चीनी जनवादी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 41 ने सभी चीनी नागरिकों को सरकार के किसी भी अंग या अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करने, उनके द्वारा पहुंचाई गई हानि के लिए मुआवजा और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने और उनकी आलोचना करने और उन्हें सुझाव देने का अधिकार भी प्रदान किया है। उसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी अधिकारी ऐसी शिकायतों और अनुरोध पत्रों को ना तो दबा सकेगा, ना ही बदले की भावना से संबंधित नागरिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकेगा। यानी चीनी नागरिकों को लगता है कि कोई भी सरकार का अंग या अधिकारी कोई गलत चीजें कर रहा है तो वो इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। अब आता है नेक्स्ट, काम करने या आजीविका पाने का अधिकार। यानी हम कह सकते हैं कि जो अधिकार चीनी नागरिकों को मिले हैं उनको डीपली, व्यापक तौर से दिया गया है, जिससे कि उन्हें आगे चल के कोई परेशानी ना हो। अब देखते हैं हम, जो 7th है वो है काम करने या आजीविका पाने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 42 के द्वारा चीनी नागरिकों को काम या आजीविका का अधिकार प्राप्त होने से उन्हें बेरोजगारी से मुक्ति दिलाई गई है। लेकिन इस अधिकार में योग्यता अनुसार काम दिलाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। और साथ ही इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि उत्पादन अगर बढ़ेगा तो मजदूरी के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी, काम की दशा में भी सुधार किया जाएगा। तो इस तरह से इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? सरकार पर आती है। अब आता है विश्राम का अधिकार। तो श्रमिकों की दशा में निरंतर सुधार करने के लिए अनुच्छेद 43 में उनके काम के घंटे, अवकाश के दिनों की व्यवस्था करना, इन सब की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है और सरकार श्रमिकों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। इसके अंदर जो अनुच्छेद 45 ने, इसमें यह कहा गया है कि वृद्धावस्था, बीमारी या असमर्थ होने की व्यवस्था में मजदूरों को भौतिक सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही राज्य धीरे धीरे सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब पर भी ध्यान देगा। तो किसी भी तरह से लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो चीन के संविधान में यह नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार हैं और जो आगे के मौलिक अधिकार और कर्तव्य बचे हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।